Hello friends, welcome to Enter English classes by Amir Kumar. Today we are to discuss the case of personal pronoun and the base form of verbs. देखते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के केस कितने हैं। पर्सनल प्रोनाउन के केस आपको 3 भाग में बांटा गया है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। और पजेसिव केस को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव और सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन। अब देखते हैं, नॉमिनेटिव केस का अर्थ होता है कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस का अर्थ होता है कर्ता कारक, अर्थात कर्ता के रूप में। इसको नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव केस जो है कर्म कारक या कर्म रूप भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं। पजेसिव केस संबंध कारक, इससे जो है नाउन के साथ संबंध जोड़ता है, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। पजेसिव केस को 2 भाग में बांटा गया है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब हम लोग इसका फॉर्म देख लेते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इस तरह से आई का फॉर्म केस चलता है। वी जो है नॉमिनेटिव केस है और नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव अस हुआ और पजेसिव केस का पजेसिव एडजेक्टिव आवर है और पजेसिव केस का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स हुआ। यू जो नॉमिनेटिव केस है, यही रूप जो है ऑब्जेक्टिव केस में सेम है, यह दोनों रूप में रहता है। और यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स। ही जो नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है और पजेसिव एडजेक्टिव हिज और पजेसिव प्रोनाउन हिज। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर पाया जाता है। सी जो एक नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव एडजेक्टिव हर और पजेसिव प्रोनाउन हर्ज। आप ध्यान देंगे कि सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम है। और इट जो नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और दोनों का फॉर्म एक ही है, सेम है। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पजेसिव प्रोनाउन में यह नगण्य होता है, इसका प्रयोग होता ही नहीं है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। दे एक नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर है और पजेसिव प्रोनाउन इसका पजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। अब हम लोग इसका प्रयोग जान लेते हैं। ए नॉमिनेटिव केस जो है, यह एक्टिव वॉइस का एक प्रधान कार्य करता है। इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, कर्ता के रूप में किया जाता है, हमेशा वाक्य के प्रारंभ में रहता है और इसके ठीक बाद किसी भी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता है।
नॉमिनेटिव केस के ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमारा दोस्त, तो वी फ्रेंड कभी नहीं कह सकते हैं। वी जितने भी हैं नॉमिनेटिव केसेस के ठीक बाद एक भी शब्द के आगे पीछे के ठीक बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगर ठीक बाद कोई नाउन आता है तो वाक्य रॉन्ग साबित कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो है इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और प्रायः आपको वर्ब के ठीक बाद प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग प्रायः वर्ब के ठीक बाद होता है या किसी प्रीपोजिशन के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसी प्रीपोजिशन के ठीक बाद या वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। पजेसिव केस को जो दो भाग में बांटा गया है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। यह जो है पजेसिव एडजेक्टिव, इन सब का प्रयोग हमेशा नाउन के ठीक पहले होता है। नाउन के ठीक पहले, अर्थात जितने भी शब्द हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यदि इन सब के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं हुआ तो यह वाक्य बिल्कुल गलत माना जाएगा। माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, यदि इन सब के बाद ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो वाक्य जो है वह गलत डायरेक्शन में उसको जाना ही जाना है। अतः एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लेते हैं, माई, माई मीन्स मेरा, मेरा क्या मेरा, इसके बाद जरूर कुछ होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे। माई, माई पेन, आवर, हमारा क्या, आवर फ्रेंड्स। उसी प्रकार से ये पजेसिव एडजेक्टिव जो है इसके बाद नाउन का प्रयोग होना जरूरी है। अब हम लोग आगे देखते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अर्थ में यह सेम है लेकिन प्रयोग में काफी अंतर है। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। Why? Just after adjective, a noun is surely written just after a possessive adjective. Your sentence will be right. Possessive pronoun, just after is, was, were. Possessive pronoun is used. आप कह सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन के ठीक बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी नाउन का प्रयोग यदि होता है इन सब शब्द के बाद, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरे शब्द में भी समझ सकते हैं, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हैं इन सब का प्रयोग प्रायः इज, वाज, वर, आर के ठीक बाद किया जाता है। इन सब का प्रयोग हमेशा इज, आर, वाज, वर
के ठीक बाद किया जाता है। और ध्यान रहे, इन सब के बाद नाउन का प्रयोग कभी न किया जाए। इन सब के बाद नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल हिंट्स लेंगे। ये हम लोग अभी डिटेल्स में कुछ भी अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के लिए हम लोग यह बेस तैयार कर रहे हैं। जितना शीघ्रतापूर्वक हम लोग सेंटेंस को समझें और अपने सिलेबस को पकड़ें। सबसे पहले वर्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर से एक बार ध्यान देंगे हम लोग, जैसा कि प्रारंभ में ही बोल चुके थे, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। हम लोग नाउन का भी प्रयोग उस हद तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। प्रोनाउन के बारे में भी अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के बाद हम लोग सीधे जो है द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पर चलेंगे, वाक्य निर्माण पर चलेंगे हम लोग। और जब वाक्य निर्माण पर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे, तो हम लोग किसी भी चैप्टर में उतर सकते हैं और अपने सिलेबस को पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया। वर्ब का अर्थ है क्रिया। क्रिया का यह भी अर्थ होता है कार्य। वर्ब का अर्थ है क्रिया और क्रिया का अर्थ होता है कार्य। किसी भी रूप में हम लोग देखें तो वह दोनों एक ही रूप में आता है, क्रिया कहिए या कार्य के रूप में कहिए। तो समझ लीजिए कि वर्ब का परिभाषा क्या हो सकता है। वह शब्द जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, वह शब्द जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, उसे वर्ब कहा जाता है। वह शब्द जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, उसे वर्ब कहा जाता है। The word
which shows an action is called verb. वह शब्द जो किसी कार्य के बोध कराता है, किसी कार्य का बोध कराता है, वर्ब कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में कुछ व्यक्त करता है, उसे वर्ब कहा जाता है। जैसा कि राम खाता है। खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। तो कौन सा शब्द व्यक्त किया? खाना व्यक्त किया। किसके बारे में बताया? राम के बारे में बताया। वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में, जो कर रहा है उसके बारे में कुछ व्यक्त करे, वह वर्ब ही कहलाता है। इसको आप कह सकते हैं द वर्ड which tells something about a person, about a subject। वह सब जो कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में, इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब को देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक और हम लोग सरल ढंग से समझ लेंगे इसको। तो कभी कभी बिहार बोर्ड में वैसे इंटर के पहले जो है कंपलसरी होता नहीं है, तो विशेष रूप से लोग ध्यान देते नहीं हैं। सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। इस तरह से वर्ब को थोड़ा हम लोग विशेष रूप से समझ लेंगे, क्योंकि वर्ब जो है वाक्य फॉर्मेशन में जो है, वाक्य बनावट में जो है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर यह न हो वर्ब, तो वाक्य का फॉर्मेशन संभव नहीं है। तो ध्यान देते हैं सबसे पहले हम लोग, वर्ब क्या है? कार्य का बोध कराता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं रीड। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो वह शब्द जो किसी कार्य का बोध कराता है, वर्ब कहलाता है। तब यहां ध्यान देते हैं रीड मीन्स पढ़ना। तो रीड मीन्स पढ़ना, पढ़ने के कार्य को क्या कहते हैं? रीड, वर्ब कहते हैं। पढ़ने के कार्य को, पढ़ने का कार्य का बोध करा रहा है, ये वर्ब कहलाएगा। और हिंदी में भी ध्यान देंगे, वर्ब के अंत में, हिंदी शब्द के अंत में ना लगा रहेगा। और ना से ही केवल काम नहीं चलना चाहिए, ना रहे और कार्य का बोध होना चाहिए, तभी वह वर्ब कहलाएगा। जैसे कि एक है नाना, और एक और है पटना, और एक है जाना। इस सब में भी ना लगा हुआ है। ये हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते होंगे कि जिस वर्ब के मूल वर्ब के अंत में जो है ना लगा रहता है, वह क्रिया का पहचान है, मूल क्रिया का पहचान है। लेकिन ऐसी बात कभी कभी फिसल जाती है। अब देखिए क्या है, नाना, ये तो संबंध हुआ, ना तो लगा हुआ है, संबंध है और कुछ बोध नहीं हो रहा है। पटना एक जगह का नाम है, ना तो है लेकिन कार्य का बोध नहीं हो रहा है इससे।
जाना इसमें ना लगा हुआ है, लेकिन इससे कार्य का बोध हो रहा है। कार्य यानी जाने का कार्य, अतः यह जो है आपको वर्ब कहलाएगा। तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। तो गो भी वर्ब है और यह भी आपका क्रिया है। वर्ब में एक और बात ध्यान देंगे कि वर्ब में जो है बदलते अपने टेंस के अनुसार, समय के अनुसार यह अपना रूप बदलते रहता है। जैसे मान लिया जाए पढ़ना ही है, तो समय व्यक्त करने के लिए, अर्थ को व्यक्त करने के लिए यह ना को हटाना पड़ सकता है। जैसे वह पढ़ रहा है, ये ना को हटाकर इसको यहां तक सीमित कर दिया गया, ना को हटाकर इसमें रहा जुट गया। अतः इस वाक्य में पढ़ जो है यही आपको पढ़ रहा एक क्रिया हुआ। और दूसरा वाक्य देखते हैं, राम जा रहा है। अब इसमें जो है जाना जो मूल रूप होता है उसको ना को हटाकर केवल जा है, अतः मूल चिन्ह को हटाकर इसको जा केवल संकेत दिया गया है। लेकिन यह आपको जाना के बारे में ही कहा जा रहा है, अतः जा रहा है यह आपको क्रिया है, वर्ब कहलाएगा। जैसा कि और हम लोग पहले पढ़ चुके, यह प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, राम नाउन है सब्जेक्ट के रूप में। अब जरा देखिए कि कितना वाक्य बनावट में कितना महत्वपूर्ण योगदान है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। अब इसमें पढ़ना ना को हटाकर ते जोड़ दिया गया, यह वही क्रिया है, केवल ना को हटाकर ते जोड़ दिया गया। यह टेंस के अनुसार अर्थ को अलग अलग ढंग से व्यक्त करने के लिए यह ना को हटाकर यहाँ अंत में ना को हटाकर कुछ न कुछ निश्चित रूप से जोड़ा जाता है, लेकिन वह वर्ब ही कहलाता है। और वर्ब अनेक रूप में आते हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब में वर्ब टू बी के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है बेस फॉर्म, बेस फॉर्म यानी कि प्रथम रूप, असली रूप। वर्ब के असली रूप को इंग्लिश में बेस फॉर्म भी कहा जाता है और उसे प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, उसे रियल फॉर्म भी कह सकते हैं। यानी कि वर्ब के मूल रूप को बेस फॉर्म कहा जाता है। और ध्यान रहे बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। जितना भी वर्ब है डिक्शनरी में
या संसार में जितने भी वर्ब हैं वो सब के सब प्लूरल हैं। जन्म से ही वर्ब प्लूरल कहलाता है। ऐसा लगेगा कि वर्ब सिंगुलर है, उसमें एस नहीं लगा हुआ है, वह सिंगुलर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वर्ब जो है बिल्कुल नाउन के विपरीत हो जाता है। जब लोग नाउन में एस या ईएस या आईईएस जोड़ता है तो वह आपको प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में हम लोग एस ईएस आईईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। तो बेस फॉर्म या रियल फॉर्म, ये जो आपको है V1 के बारे में दर्शाता है। इसे हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब टू बी क्या है? वर्ब टू बी क्या है? वर्ब टू बी यह एक प्रकार का, समझिए इसको, वर्ब, यह वर्ब तो है भी, लेकिन इसमें कई वर्ब छुपे हुए हैं। एक तरह से यह बॉक्स है। रियल फॉर्म तो है लेकिन इसके अंदर कुछ वर्ब छिपे हुए हैं, जो आवश्यकता पड़ता है तो इसमें से हम लोग निकालते हैं। जैसे देखते हैं, यह तो आपको बेस फॉर्म ही है, लेकिन देखिए इसमें से कैसे कैसे ये बॉक्स है। आपको इसमें समझिए, इस बॉक्स में टॉफी भी है, अनेक प्रकार का टॉफी है, बिस्किट भी हो सकता है, और उसे आपको जब जी चाहे निकाल कर खाइए आवश्यकता पड़ने पर। बस वही रेस देखिए, फर्स्ट है एम, उसके बाद है एज, इसके बाद है आर, इसके बाद है वाज, इसके बाद है वर, इसके बाद बीइंग भी आता है, और उसके बाद आपको बीन भी है। तो आप देख सकते हैं इतने सारे इसमें छुपे हुए हैं। अब हमें जरूरत पड़ती है पर्सन के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार तो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। यदि हमको आई के साथ लिखना है तो बी में से एम निकाल लेते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ गया इज लिखने की ही के साथ या कोई नेम के साथ, तो हम इज को निकाल लेते हैं बी में से। और यदि हमें जरूरत पड़ गई प्लूरल सब्जेक्ट के लिए तो बी में से आर निकाल लेते हैं। और जब जरूरत आन पड़ी तो पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्लूरल की जरूरत आन पड़ी पास्ट टेंस में तो वर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसमें आपका यह प्रकार का एटीएम है, इसमें आपका पैसा ये सब जमा है। जितना आपको 500 1000 निकालने हैं वो निकाल लीजिए,
इस तरह से इसमें कुछ भी कहिए, एक तरह से बॉक्स है और ये आपको यह समझना पड़ेगा। यही है वर्ब टू बी। इज, एम, आर, इन सभी को ही वर्ब टू बी कहा जाता है। अब जैसा इसका रूप चलेगा इन सब को ऐसा ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे शब्द जो हैं इसी में पैक हैं। जिस जैसा इसका रूप चलेगा, बी वाज वर बीन, बी वाज बीन, बी वाज बीन, तो बी का दूसरा रूप वाज हो गया, तीसरा रूप बीन हुआ, तो इसका भी वही रूप चलेगा। ए, एम, इज, आर, एम, इज, आर जो है, ए, इन तीनों जो है ये भी प्रेजेंट के रूप में ही आता है। बी जो है प्रेजेंट के ही रूप में आता है। बेस फॉर्म कहिए, प्रेजेंट फॉर्म कहिए, ये आपको प्रेजेंट के ही रूप में आता है। अतः एम भी प्रेजेंट हुआ, इज भी प्रेजेंट में ही है और आर भी प्रेजेंट में ही है। अतः बी का रूप जैसे चलेगा वैसा इसको भी। एम का दूसरा रूप सेकंड फॉर्म वाजवर, और इज का भी वाजवर, और आर का भी वाज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। और इन सब का थर्ड फॉर्म बीन होगा, थर्ड फॉर्म बीन होगा। और ये V2 और ये आपको V4 है। और इन सब का जो है एक ही रूप चलेगा। आप इसको भी आप कह सकते हैं, ये तो आपको V1 है ही, ये V1 है ही आपको। तो V1 यानी प्रेजेंट रूप, ये सभी प्रेजेंट में है, तो जब प्रेजेंट में है तो इन सब का रूप बी के समान ही चलेगा। That's all right today, and don't forget to share and subscribe the channel. Thanks a lot to you.